वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई के मामलात पर बात हो रही है। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि बाई इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना। पॉलिटिकल कमेटी ने डिसाइड किया कि बाई इलेक्शंस में हम जाएंगे। फिर फाइनली डिसीजन इमरान खान साहब ने भी पॉलिटिकल कमेटी के हक में दे दिया। फिर जो महमूद खान अचकजई हैं उनको नॉमिनेट किया गया। पॉलिटिकल कमेटी अब ये कहती है कि उनको नहीं रखना। तो क्या वजूहत है? इमरान खान साहब की जानिब से जो फैसले आ रहे हैं पॉलिटिकल कमेटी उन्हें निगेट कर रही है। नहीं, देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में पॉलिटिकल कमेटी में कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। जहां तक इलेक्शंस में हिस्सा लेने का सवाल है तो वो पॉलिटिकल कमेटी ने अपने एक ओपिनियन दिया गया है, लेकिन ये ओपिनियन जो है ये भी खान साहब के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वही अप्रूव करते हैं और जो वो अप्रूव करते हैं वही होता है। आज पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग कल होनी थी, हमारी 10 बजे पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग रात को, लेकिन अलीमा बीबी के उस वक्त साहिबजादे के शारेज के बारे में प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए उसको हमने पोस्टपोन कर दिया था। तो आज मीटिंग होगी। आज मीटिंग में कोई फाइनल डिसीजंस जो है वो लिए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि उनको खान साहब तक पहुंचाया जाए। प्रॉब्लम ये है जिसको मीडिया हाईलाइट नहीं करता और मीडिया को करना चाहिए, वो ये है कि मसाइल को हल करने के लिए एंगेजमेंट बहुत जरूरी होती है। अब खान साहब के साथ हम लोग, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, कंवर साहब, मेरा ख्याल है 35-36 हफ्ते हो गए हैं कि हम खान साहब से मुलाकात नहीं हमारी होने दी गई। ये आईन कानून के खिलाफ तो है ही है, लेकिन कोर्ट ऑर्डर्स के भी खिलाफ। तो हम बारहा कोशिश करते रहते हैं, जो रेलिवेंट फोरम्स हैं वहां जाते हैं और कोशिश करते हैं। वो तो अपने ऑर्डर्स कर देते हैं, लेकिन उन ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। तो खान साहब के साथ बातचीत जब तक हम नहीं करेंगे, एंगेजमेंट जब तक उनके साथ रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं होगी, मेरा ख्याल है कि मामला जो है वो और खराब होने की पॉसिबिलिटी जो उनकी है वो मौजूद रहती है। तो आपको ये आवाज उठानी चाहिए थोड़ी सी, कि मतलब इसमें तो किसी किसी का कोई नुकसान नहीं है, और जो हकूक हैं एक एक रफ साहब, खान आप साहब बिल्कुल के दुरुस्त जेल में बात भी करें। हुई। हम वक्तन फ़वक्तन ये आवाज़ उठाते भी रहते हैं। इवन हाई कोर्ट का ऑर्डर आए, उस पर मुलाकात ना हो, उस पर कंटेम्प्ट बनती है। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल अगर अपनी एक अलग से रियासत बना के बैठ जाए, इस पर भी सवाल उठता है। लेकिन आपकी पार्टी की स्ट्रेटेजी पर भी हम सवाल उठाते हैं कि आपके पास काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है। इतने अरसे से आप लोगों की मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन उसी तरह मामला चल रहा है। आप लोगों ने भी उसमें कोई फर्क नहीं डाला है। हम पर आप मुझे बताइए, हम क्या कर सकते हैं? एक सियासी जमात होने के नाते हमारे पास तो सिर्फ जो लीगल फोरम्स है ना, जो आईनी और कानूनी फोरम्स है, वहीं हम जा सकते हैं ना। वहां हम जा रहे हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाते हैं, हम लीगल जो महाज है उसके ऊपर आवाज उठाते हैं। हर कोर्ट में हमने अपनी अपनी पिटिशंस लेके गए हुए हैं। कोर्ट्स ने फैसले भी किए हैं कि जी इनकी मुलाकात कराई जाए, लेकिन वो मुलाकात जब नहीं होती, आपने जेल सुपरिटेंडेंट का नाम लिया, अगर वो नहीं मुलाकात होने देता तो क्या करें हम? क्या गन्स लेके वहां पहुंच जाए? खुदा न खास्ता। नहीं, हमारे पास तो यही आईनी और कानूनी फोरम्स है, उनका हम पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, रव हमारी साहब, लीगल टीम्स पूरा पाकिस्तान की इस्तेमाल कर रही तारीख गवाह है कि यहाँ पे अगर किसी ने रिलीफ लिया, किसी को दीवार से लगाया गया, तो उसने फिर पब्लिक मूवमेंट की है। उस पब्लिक मूवमेंट के नतीजे में प्रेशर बनाया, उस प्रेशर के नतीजे में फिर रिहाई मुमकिन हुई है, या किसी ना किसी तरफ डील की तरफ गए हैं। आप समझते हैं कि वो पब्लिक मूवमेंट चलाने में अभी तक पीटीआई नाकाम रही है? पहले तो मैं ये कहूंगा जी कि इस रियासत में 76-78 साल में कोई पब्लिक मूवमेंट ऐसी नहीं हुई जिसके नतीजे में चेंज आया है। कोई ऐसी नहीं हुई है, सबको कुचल दिया गया। रियासत ने सफर किया। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जो फस्तायत का आलम है, जो जुल्म और जबर का आलम है, क्या आप, जो कुछ हो चुका है पिछले 2-2.5 साल में, 3 साल में, उसके बाद क्या आप फील करते हैं कि अवामी मूवमेंट जो है वो शुरू करना आसान सर, था? इफ्तिखार चौधरी के आप हवाला दे रहे थे। इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट जो है वो कामयाब हुई, उसके बाद उनको वो बहाल हुए। वो एक बड़ी मूवमेंट थी जिसमें मुस्लिम लीग नून ने वकला का साथ दिया, और वो जो है पाकिस्तान की ऐसी मूवमेंट है जिसने डिफरेंस क्रिएट किया। देखिए, उसके जो मुजम्मरात थे, उसके पीछे जो हाथ थे, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँ, मुनासिब नहीं होगा मेरे लिए, और इसलिए मेरा ख्याल इसके बारे में और बात नहीं करते। हाँ, जहां तक वकला का सवाल है तो वो अ, बड़ी डिवाइडेड लॉट है इस वक्त पाकिस्तान में। पोलिटिसाइज हो चुकी हुई है बहुत ज्यादा, और हम भी करते रहते हैं। हमारे साथ जो लोग हैं वो एजिटेशन करते रहते हैं, वो आवाज उठाते रहते हैं। हमारे देखिए जो हजारा मुकदमे हैं जो कि हम परसू कर रहे हैं, वहां भी हमारे वकला पहुंचे होते हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि जी कोशिश नहीं हो रही, कोशिश हो रही है, कोशिश हुई भी है, लेकिन किस बेदर्दी से कुचला गया है ये भी आपने देखा हो। तो ये तमाम मामले मैं तो इनमें पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं तो कहता हूँ जी जो हो गया हो गया।
आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए, आगे देखने की बात करनी चाहिए, रियासत के मफाद की बात करनी चाहिए, रियासत के तरक्की और खुशहाली की बात करनी चाहिए, और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का साथ होना बहुत जरूरी है। एक स्टेक होल्डर जो कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रेलेवेंट स्टेक होल्डर है इस वक्त, उसको बाहर निकाल के आप रियासत के मफाद की बात नहीं करेंगे। आप ही की पार्टी के कुछ लोग तनकीद कर रहे थे, अलीमा खान साहिबा के बेटों पे तनकीद की जा रही थी कि वो अगर कह रही हैं कि कासिम एंड सुलेमान आके लीड करेंगे तो उनके अपने बेटे किधर हैं, वो क्यों नहीं लीड करते, क्या वो पाकिस्तान में हैं या नहीं हैं। शेर अफजल मरवत साहब सवालात उठा रहे थे, अब तो अरेस्ट भी हो गए हैं, तो क्या जवाब देंगे ऐसे लोगों को? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब पार्टी से निकाले जा चुके, उनमें इज्जत नफ्स होती तो वो जो सीट है जो उन्होंने पीटीआई की तरफ के सपोर्ट से जीती थी, खान साहब की सपोर्ट से जीती थी, वहां से वो रिजाइन करते और अपने जाके फिर दोबारा लड़ते और अपने तहीं आते, फिर बात करते, हम उनकी बात सुनते। दूसरी बात है कि अलीमा बीबी ने कभी ये नहीं कहा कि जी कासिम और सुलेमान आके लीड करेंगे। कासिम और सुलेमान आ रहे हैं, जब भी वो आए वो अपने वालिद साहब को मिलने आएंगे। उनकी कोई पॉलिटिकल जो है वो जो उनकी ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। नंबर 3, उनका आना या ना आना, जिस वक्त आना, तारीख मुकर्रर करना, ये फैमिली का मामला है, पार्टी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। वो जब आना चाहेंगे, जब उनको वीजे मिलेंगे, उस वक्त वो आ जाएंगे, वालिद साहब से मिलने के लिए आएंगे, उस वक्त इसको देख लिया जाएगा। पार्टी जो है अपने तय पूरी कोशिश कर रही है कि आइन और कानून के दायरे में रह के हम अपनी जद्दोजहद जो है उसको आगे बढ़ाते रहे, और वो हम बढ़ा रहे हैं, वो हम सर बढ़ाते रहेंगे। सर लेकिन हम शेर उम्मीद करते हैं कि जो बाकी लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो लोग भी इसी दायरे के अंदर रह के ऑपरेट करें, तो मेरा ख्याल है कि मामला तय हो सकते हैं। सर आपने शेर अफजल मरवत के हवाले से बात की, पार्टी क्यों नहीं ये एक्शन लेती है? वो पार्टी में नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन को लिखें, उन्हें डी सीट करवा दें। अगर ऑलरेडी लिखा नहीं जा चुका तो मैं ये पॉइंट रेज करूंगा हमारी जब मीटिंग होती है। ठीक, वैसे उनके मामलात रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो तो ये दावा करते हैं कि पार्टी में कुछ लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि मेरी खान साहब से मुलाकात भी कराई जाए और मेरे जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। आप चूंकि पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा भी हैं, मीटिंग्स में होते हैं, आपको आइडिया भी है, तो ऐसी बात है कोई? कभी ये सब्जेक्ट डिस्कस नहीं हुआ जी किसी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में। जब से उनको निकाला गया है, ये कभी सब्जेक्ट जो है डिस्कशन के लिए वहां नहीं आया आज तक। अब राइट नाउ रऊफ साहब, आखिरी में ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि फाइनल वे आउट जिसे हम कहें, कि ठीक है कि मुश्किलात हैं आपकी पार्टी पे, क्रैकडाउन हो रहे हैं, अदालतों से इस दौरान फैसले भी आ रहे हैं, क्या समझते हैं रऊफ साहब के किस तरह से पीटीआई इस भंवर से निकल सकेगी? देखिए, स्ट्रैटेजाइज करने के लिए सबसे पहले जो एक आंसर होता है वो इंट्रोस्पेक्शन का आंसर होता है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखना होता है, कि कहाँ हमसे गलतियां हुई, कहाँ हम ठीक नहीं कर सके। तो उस स्टेप के बाद आप फिर दूसरों की तरफ भी देखते हैं और उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इसी किस्म के रवैयों के साथ सामने आएंगे और बैठ के बातचीत के जरिए मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ नेगोशिएशंस का, बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ डायलॉग का, और हर 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 प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने इस आवाज को उठाया है और कहा है कि जी मामलात खराब होते जाएंगे अगर आप बिल बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे के पॉइंट्स ऑफ व्यू नहीं सुनेंगे और फिर रेकन्सिलिएशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। बहुत बड़ा मुल्क है ये, और इसका मफाद जो है वो मेरा ख्याल है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम इंस्टीट्यूशंस को अजीज होना चाहिए, ठीक। और इसका मफाद जो प्रिजर्व करने के लिए रेकन्सिलिएशन ही एक वो रास्ता है जो कि हमें ये जो इस वक्त प्रॉब्लम है उससे निकाल सकते। एक सप्लीमेंट्री सवाल भी करूंगा। नए सूबे बनाने की बात हो रही है, नए सूबों के हवाले से आपको पता है पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी ने भी अपना मौक़िफ़ दिया, अलीम खान साहब ने कि 4 की जगह 12 सूबे होने चाहिए। अगर कोई ऐसी 27वीं आईनी तरमीम या किसी भी ज़रिए से ऐसी कोई तजवीज़ आती है, इस पर डिस्कशन होती है, पीटीआई क्या समझती है कि बनने चाहिए नए सूबे? देखिए जी, जब खान साहब ने एक सूबे की हमायत की थी, साउथ पंजाब की, आपको याद होगा, और ये बाकी पार्टीज की भी डिमांड रही है। इसके अलावा अगर कोई प्रपोजल आता है किसी स्टेज के ऊपर तो वो खान साहब के पास जाएगा और हमारे जो पॉलिटिकल फोरम्स हैं, पीसी है जो पॉलिटिकल कमेटी, उस फोरम पे डिस्कस होगा और मेरा ख्याल है कि उसके बाद हम अपना ओपिनियन देंगे। इस स्टेज के ऊपर बगैर डिस्कशन के, बगैर एंगेजमेंट के, मेरा ख्याल है कुछ कहना काबिल इस वक्त होगा। और पता नहीं 12 सूबे तो ऑन द फेस ऑफ इट तो बेसिकली ये कोई एक
माकूल बात नहीं लगती है, लेकिन देखते हैं जब भी आता है। मेरा ख्याल उसके ऊपर पार्टी एक अपना जो है मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देगी डिस्कशन के बाद। थैंक यू वेरी मच। रऊफ हसन साहब साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।